आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए। आ जाइए, 1 मिनट वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं क्लास को। एक्चुअली मेरा पेन टैब काम नहीं कर रहा। या परफेक्ट। आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ये कुछ लोगों के नाम ब्लू क्यों हो गए हैं? ओके, तो आपके वॉच मिनट के अकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है। ओके ओके, लर्नर्स। ओके, कॉम्बैट वाले। ओके ओके, समझ गया समझ गया। जैसे एजुकेटर्स पे बैच दिए हुए हैं ना, वैसे ही आपको भी दिए हुए कुछ कुछ स्टूडेंट्स को। चलिए, तो हम पीपल और डेवलपमेंट को कर रहे थे, शुरू करते हैं। देखो, कोई स्टक नहीं हो रहा, आपके एंड से स्टक हो रहा है। पीडीएफ अपलोड हो जाए फिर शुरू करते हैं। मैंने कल का आपको एक वीडियो का लिंक भेजा था टेलीग्राम पे, और मैंने बोला था कि इसको देख के आना। मुझे पता आधे से ज्यादा लोग तो देख के नहीं आए होंगे, 1 घंटे की क्लास थी। तो जो नहीं देख के आए हैं
उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा, और जो देख के आए हैं वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर्स ज्वाइन कर लो। चलो अब बातें बंद, अब शुरू करते हैं। जो यूएन के सारे लीडर्स थे, प्लीज बातें एसटीजी और एमडीजी वाले टॉपिक को शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट विद एसटीजी एंड एमडीजी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो यूएन की मीटिंग हुई थी एक यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में। द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग वाज टू डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग न्यू एरा टू बिगिन अबाउट 2000। स्टक हो रहा है क्या? देखो मेरे एंड से तो नहीं हो रहा, प्लीज अगर सबका हो रहा है तो बताओ, अगर नहीं हो रहा तो एक बार जिसका हो रहा है वो रिफ्रेश कर लो। तो 2000 के बाद दुनिया कैसी होगी, 2000 के बाद हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे उसके बारे में बोला गया था। मीटिंग 3 दिन की रही, 6 से लेकर 9 सितंबर तक। मिस्टर कोफी अनन थे जो इसके सेक्रेटरी जनरल थे। उस टाइम पे 2000 में 190 कंट्रीज ने क्या किया था, एक एमडीजी गोल्स को फिक्स किया था 15 साल के लिए। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। और इन गोल्स को सितंबर 2000 में क्या किया गया था, साइन किया गया था। ठीक है जी। सिंस इट्स साइनिंग इट हैज मल्टीपल इंटरवेंशन। उसके बाद इसके टाइम टू टाइम काफी सारी इंटरवेंशन भी होती रही, काफी सारी चीजें ही इसके अंदर काम करती है। एक सेकंड। तो सबसे पहले हमें एमडीजी गोल्स को पढ़ना है। तो ये 15 साल के लिए बनाए गए थे। कहां से शुरू किए थे? 2000 से शुरू किए थे और 2015 तक को टारगेट को अचीव करने के लिए इनको बनाया गया था। ठीक है जी। अब यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8 गोल्स। ठीक है, ये कितने गोल्स हैं? 8 गोल्स थे। दैट ऑल 191 यूएन मेंबर्स हैव एग्री टू ट्राई टू अचीव बाय 2015। मतलब सारी कंट्रीज 2015 तक ये जितने भी गोल्स हैं इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए एग्री हो गए थे। द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन साइंड इन सितंबर 2000। सितंबर 2000 में इसको क्या किया गया था, साइन किया गया था। और ये सारी ना बेसिक नीड्स वाले गोल्स थे। ठीक है, ये जो जितने भी गोल्स थे ना, ये सारे ना बेसिक नीड्स वाले गोल थे। बेसिक समझ रहे हो ना? बेसिक समझते हो ना? जैसे पॉवर्टी हुआ, हंगर हुआ, डिजीज, इलिटरेसी, जो स्टार्टिंग वाले होते हैं ना, बिल्कुल नेसेसिटी वाले, वो गोल्स की बात हो रही थी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक गोल्स के बारे में यहां पर बात की गई थी, जो प्राइमरी गोल्स थे। तो इसमें कुछ पॉवर्टी हुआ, हंगर हुआ, डिजीज, लिटरेसी, इन्वायरमेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, कुछ इस तरीके के कुछ बेसिक जरूरतें थी जिनको पूरा करना हमें लगता है कि जरूरी था। The MDGs are derived from the declaration and all have specific target and indicators. The United Millennium Development Goals signed in September 2000। ठीक है, 2000 सितंबर में इसको क्या किया गया था, साइन किया गया था। There were 8 MSD goals, टोटल 8 गोल्स थे, 21 इंडिकेटर थे, 21 टारगेट थे और 48 इंडिकेटर थे। ठीक है, ये याद रखना आपने। 8 गोल्स थे, 21 टारगेट्स थे और उन टारगेट्स को इंडिकेट करने के लिए 48 इंडिकेटर थे। ठीक है, इनको याद नहीं करना, हमें इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि 8 गोल्स, 21 टारगेट्स और 48 इंडिकेटर्स। अब ये इनके अंदर क्या है उसको हमें समझने की जरूरत नहीं है,
उसको हमें अंदर जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। वी नीड नॉट टू गो इन डेप्थ, अंदर तक घुसने की, अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। 21 टारगेट लिखा हुआ है यार, 12 कहाँ लिखा हुआ? ये हमारे पास 8 गोल्स हैं एमडीजी के। सबसे पहला गोल है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, देन है अचीव यूनिवर्सल एजुकेशन, देन आता है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, देन आता है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, देन आता है इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, देन आता है कॉम्बैट HIV, मलेरिया एंड अदर डिजीज, देन आता है इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, देन लास्ट में आता है हमारे पास डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अब ये 8 गोल्स हैं, ये आपको डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, कई बार आपको मैथ्स का कॉलम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको नंबर वाइज याद होने चाहिए। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कल की क्लास देख के आना। उस क्लास में मैंने ये सारे बोर्ड पे याद करवाए थे, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोगों की रिवीजन हो जाती, बट अब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, तो जो देख के नहीं आए हैं उनको टाइम लगेगा, और जो देख के आए हैं उनको तो याद ही है। MDG गोल्स, MDG गोल्स, देखो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है ना, इसको आपने कहां से शुरू करना है? GB से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? GB से शुरू करना है। GB, सो GB, इससे आप लोग शुरू करोगे। तो G फॉर क्या है? गरीबी, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। और B से मतलब यहां पर, मतलब इसी के अंदर GB पहला ही पॉइंट ले लो, ऐसे करो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। यहां पहले पे ले लो, GB मतलब गरीबी और भूखमरी, ठीक है जी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। GB से आप ऐसे मान लो कि गरीबी और भूखमरी मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, तो ये आपका पहला जो है। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर हर घर में, अगर हर घर में इतनी सारी गरीबी है और भूखमरी है, तो क्या हम एजुकेशन के बारे में कुछ सोच सकते हैं? नो। तो एजुकेशन के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, है ना। क्या नहीं कर सकते? पढ़ाई नहीं कर सकते। तो यहां पर यूनिवर्सल एजुकेशन का पॉइंट आप लोगों ने याद रखना। सबसे पहले गरीब हैं, नहीं होगा बेटा 12%। देखो पता होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए सबको जरूरी होता है, हमें भी उतनी ही फिक्र है, बट जहां पर कुछ निकालने डालने के लिए कुछ हो ना हो, वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। अब उसमें 1 महीना अगर चला गया, हाई कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तब तक तो अगला रिजल्ट आ जाएगा। मतलब बच्चों को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है या फिर हीरो बनना जरूरी है? अब जिसको करना करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसको करना है वो करते रहे। अब आप लोगों को जाना है, देखो अब जो उनके साथ लगे हुए हैं बच्चे, वो पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, वो उनको, अब एक बात सोचो, वो बीच में लटक रहे हैं, वो इस वजह पे रुके हुए हैं कि अगर 12% हो गया तो हम पास हो जाएंगे।
और अगर नहीं हुआ तो अगला अटेम्प्ट भी कहां से पढ़ लेंगे। तो समझ रहे हो ना, कई बार हमें मैनेज करना पड़ता है, हमें चीजों को लॉजिकली देखना पड़ता है। इससे बेटर है कि आप 3 महीने के बाद फिर से एग्जाम होगा, अच्छे से पढ़ो तो अगली बार क्लियर कर लो। ठीक है, ठीक, हम किसी को कुछ कह नहीं रहे, हर बंदे की अपनी इच्छा है, जो करना है करे। बट हाँ, हमारे लिए हमारे एथिक्स, हमारे जो पैरामीटर है वो कुछ और है, उनके कुछ और होंगे, तो हर किसी का अलग अलग है। ठीक है ना। अब दूसरी बात ये भी है कि हाँ, अगर वो 6% रिजल्ट कर देते हैं, चलो मान लिया कि सारे सब्जेक्ट्स का 6 है, तो जिनका 11 आया या 12 आया, उनके 6% के बाकी बच्चे फेल कर दिए तो समझ रहे हो ना। तो इस वजह से हम इन सारी चीजों से थोड़ा साइड पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वी आर टीचर और वी आर नॉट लाइक अ पॉलिटिशियन। हमारा कोई पॉलिटिक्स का फंडा नहीं है। नहीं होगा रिजल्ट बेटा 12% रिवाइज, मेरे हिसाब से नहीं आएगा। वो एक एक नेशनल लेवल की एजेंसी है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से वो जो कर चुके हैं ना, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। ये ऐसे आके जो लड़ाइयां करनी है ना, नहीं कर सकते बेटा। नीट जेई जैसे लोग नहीं कर सकते, जो जो 20-20 मिलियन ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, उनकी नहीं सुनते हम लोग कहां से। हमारा तो वैसे भी एग्जाम ही क्वालिफाइंग वाला है। ठीक है, अब किसी लोगों को कोई लोगों को लगेगा कि सर आप बच्चों के बारे में नहीं सोचते हो। भाई जितना मैं एक्चुअली, समझ रहे हो ना, बच्चों के हक के लिए लड़ना या फिर बच्चों को पढ़ाना, ये दोनों एक ही चीज है। अगर तुम पढ़ के पास करोगे ना, तो तुम्हें तुम्हारा हक वैसे ही मिल जाएगा। ये तो एक तरीके से, ये तो लॉजिक ही नहीं है इसके अंदर तो, है ना। अगर 6 लाख बच्चे थे, वही तो आगे घूम फिर के आते ना। तो चलो छोड़ो इस बात को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, समझ रहे हो ना, जो खुद तो पढ़ाते नहीं है आके। हम तो पढ़ाते भी है ना, फ्री में भी यूट्यूब पे हर जगह पे पढ़ाते हैं। तो हमें पढ़ाने से ज्यादा मतलब है, इन सारी चीजों में नहीं। अब इसके लिए कोई हमें अच्छा समझे बुरा समझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज को लेके बोलते होंगे कि सर आप नहीं करते ये मार्च, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, उसका कोई फायदा ही नहीं है। समझ रहे हो ना, मेरे लिए पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। तो एजुकेशन की, यूनिवर्सल एजुकेशन को आप अचीव नहीं कर पाओगे। जब आप यूनिवर्सल एजुकेशन अचीव नहीं कर पाओगे, तो अगर सब सब लोगों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो सब लोगों के बीच में वुमेन इंपावरमेंट या जेंडर इक्वालिटी नहीं रहेगी, है ना। जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन इंपावरमेंट। ठीक है, क्यों, कैसे होगी? जब आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो आपको क्या पता है वुमेन इंपावरमेंट क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी क्या होता है। समझ रहे हो ना। फिर तो वही जो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि लड़कियों को पीछे रखना है, लड़कों को आगे रखना है, फिर तो उस तरीके की सोच से चलोगे। तो सबसे पहले जीबी है, उस गरीबी और भुखमरी की वजह से आपको एजुकेशन नहीं मिल रही है। एजुकेशन ना मिलने की वजह से आप लोग जेंडर इक्वालिटी और वुमेन इंपावरमेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे। राइट। चौथा, तो इस वजह से, क्योंकि वुमेन इंपावरमेंट नहीं है, जेंडर इक्वालिटी नहीं है, तो लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है। जल्दी शादी हो जाएगी तो बच्चे जल्दी होंगे, और अगर वो एक स्टैंडर्ड एज नहीं होगी, तो आप ये मान के चलो कि स्टूडेंट का जो चिल्ड्रन की मोर्टेलिटी रेट है, अब इसको ना सिर्फ कीवर्ड याद रखना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब चाहे ये ऑपोजिट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, हम यहां पर लिख जो रहे हैं वो अलग है और पॉइंट यहां पर अलग है, हम सिर्फ इसको याद कर रहे हैं। क्योंकि जल्दी शादी हो जाएगी तो जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसकी बात हो रही है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। अब अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ेगा, तो फिर दूसरी बार तीसरी बार जब ऐसा होगा, तो ऑब्वियसली बात है उस मदर की हेल्थ भी खराब होगी। ठीक है जी, क्योंकि अगर एक बार बच्चे की डेथ हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट टाइम होगा, उस बार भी उसकी डेथ होती है तो फिर वो नेक्स्ट टाइम होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो मदर है उसकी मैटरनल हेल्थ है वो खराब होगी।
मैटरनल हेल्थ है वो खराब होगी। पांच हो गए, मैटरनल हेल्थ होगी तो ठीक है, 5 पॉइंट हो गए। उसके बाद अब मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, मतलब मैटरनल हेल्थ खराब हो रही है, तो बहुत सारी डिजीजेस भी आ रही हैं। ठीक है, नई नई डिजीजेस तक पहुंच रहे हैं, जैसे HIV, एड्स, मलेरिया। एड्स, मलेरिया, है ना, ये हो गया डिजीजेस। तो पहले 6 गोल्स यहां पे खत्म हो गए। सातवां, तो फिर यह बोला कि यार अब तो बहुत सारी चीजें क्या हो गई हैं, खराब हो रही हैं। जो बच्चों की मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ रहा है, मैटरनल हेल्थ है वो भी खराब हो रही है, HIV एड्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वाला पॉइंट यहां पे याद रखना, इंश्योरेंस इन्वायरमेंट। और ये कैसे होगी, 8, देखो लास्ट पॉइंट दोनों गोल्स का सेम है, ग्लोबल पार्टनरशिप से, चाहे आप SDG पढ़ रहे हो चाहे आप MDG पढ़ रहे हो। ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है जी। तो ये आपकी पूरी कहानी है किसकी, SDG और MDG के गोल्स की। तो सबसे पहले शुरू कहां से करना है, GB से शुरू करना है कि गरीबी और भूखमरी बहुत है, बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा भूखमरी है, जिसकी वजह से आप एजुकेशन नहीं ले पा रहे हो। एजुकेशन नहीं है तो इस वजह से आपको पता नहीं है कि गर्ल्स और बॉयज बराबर होते हैं, या वुमेन्स को एम्पावर करने की जरूरत है। क्योंकि आप वुमेन्स को एम्पावर नहीं कर पा रहे हो तो इस वजह से लड़कियों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, और बच्चों का जो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाता है। मोर्टेलिटी रेट की वजह से बार बार बच्चे होते हैं, तो उससे मदर की हेल्थ, दैट इज मैटरनल हेल्थ है, उस पर भी बहुत असर होता है। और जब मैटरनल हेल्थ खराब होती है, माँ की हेल्थ खराब होती है, तो और बहुत सारे बीमारियां भी साथ में आ जाती हैं। फिर और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, साथ में आ जाती हैं। और उन बीमारियों की वजह से जो एनवायरनमेंट है उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और उस सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें ग्लोबल पार्टनरशिप की जरूरत रहती है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके MDG के गोल्स हैं जो हमने याद कर लिए। ठीक है, आई होप कि आपको भी याद हो ही गए होंगे, मुझे तो हो गए हैं। बताइए, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? राइट, अरे लास्ट स्लाइड पे भी तो यही लिखे हुए हैं। वो कहानी वाले अलग हैं, वो SDG गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये अलग है। ठीक है जी, तो पहले हम उनको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही इसका बाकी का कंटेंट पढ़ेंगे।
अब हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, चेंज सिर्फ इसका जो इंडेक्स आता है उसमें होता है और किसी चीज में चेंज नहीं होता। इसका जो इंडेक्स आता है ना, नीति आयोग का इंडेक्स, जिसमें अलग अलग स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है, वो चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। बिल्कुल एसडीजी भी लर्न करने पड़ेंगे। तो वो हमने पहले एमडीजी को लर्न किया, अभी हम लर्न करेंगे एसडीजी को, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, एमडीजी को हमने भी याद किया है, अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद करेंगे। तो पहले तो आप ये देखो कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये कितने हैं। ये टोटल 17 है। हमारे पास टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसको हमने याद रखना। देखो सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं या फिर आपको डायरेक्ट ही पूछेंगे कि 8वां गोल कौन सा है, 15वां गोल कौन सा है, 17वां गोल कौन सा है। तो आप लोगों को इसी तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है। गोल नंबर के हिसाब से आपको पूछा जाएगा और आपको उसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर है वो देना पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम इनको याद कर लेते हैं, बाकी का कंटेंट इसके बाद में देखेंगे। तो इसको याद करने के लिए हमारे पास हमें 2 कहानियां याद करनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा, हमें 2 कहानियां याद करनी पड़ेंगी। पहली कहानी में हम 1 से लेके 10 तक गोल्स को याद करेंगे और दूसरी कहानी में हम 11 से 17 तक के लोगों को याद करेंगे। तो पहले हम छोटी कहानी याद करते हैं, 11 से 17 तक के जो गोल्स हैं उसको याद करने के लिए हम इसको याद करेंगे, ठीक है जी। तो 11 से 17 तक के गोल्स हैं, वो हैं, आप इसके लिए पाताल लोक को याद रखिए। एक वेब सीरीज आई थी, काफी फेमस थी, अच्छी भी थी। तो इससे आप लोगों ने याद रखना है, हाँ हथौड़ा त्यागी। तो 11 से याद करना है। तो आप ये मान के चलो कि भगवान ने धरती पे रहने वाले लोगों से दुखी होके उनको कहां पे भेज दिया, पाताल लोक में भेज दिया, ठीक है जी। धरती पे रहते थे मगर इतना ज्यादा शोर शराबा करते थे, इतना ज्यादा शोर शराबा करते थे कि भगवान को गुस्सा आ गया और भगवान ने उनको श्राप देके कहां पे भेज दिया, भगवान ने उनको पाताल लोक में भेज दिया। तो अब पाताल लोक में जब वो चले गए तो सब ऐसे घूम रहे हैं इधर जानवरों की तरह। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे करते हैं, कोई रहने का इंतजाम करते हैं अपना। क्या करते हैं, कोई रहने का इंतजाम करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, मतलब शहर, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज को बसाने की कोशिश की, ठीक है। क्योंकि जहां पर भेजा था वहां पे कुछ नहीं था, तो उन्होंने सबसे पहले तो यही सोचा कि रहने के लिए कुछ होना चाहिए, है ना। हमारे पास रहने के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर रहेंगे, कोई जगह होगी हमारे पास, तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जमीन खाली थी एकदम, है ना, बंजर जमीन थी। तो बंजर जमीन पे उन्होंने सोचा कि ऐसे करते हैं, पहले हम सस्टेनेबल सिटीज और अपनी कम्युनिटीज हैं वो बना लेते हैं। तो वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, सब लोगों ने मिलके सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज हैं वो बना लिया। उसके बाद क्या है, हाँ, अब उन्होंने बोला कि देखो यार हमने शहर तो बसा लिए हैं, अब हमें खाने पीने की भी जरूरत पड़ेगी। तो ना ढंग से सब लोगों ने रिस्पॉन्सिबल होके जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना ही कंज्यूम करेंगे।
समझ रहे हो ना, क्योंकि हम कम ही लोग हैं यहाँ पर और यहाँ पर सोर्सेस बहुत कम है, तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन हम ना रिस्पॉन्सिबल तरीके से करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम कंजम्पशन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है जी, इज इट क्लियर? सबसे पहले आप लोगों को, मतलब आप लोगों को तो नहीं, भगवान ने कुछ लोगों को उठा के पाताल लोक में भेज दिया, और पाताल लोक में भेजने से वहां पर जमीन थी एकदम से बंजर, तो उन्होंने सोचा कि यार अभी रहने का इंतजाम करना है, तो रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रहने के लिए हमें सबसे पहले सिटीज की जरूरत है। रहने के लिए हमें सबसे पहले सिटीज की जरूरत है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो रहने के लिए हमें सिटीज की जरूरत है ना? रहने के लिए हमें सिटीज की जरूरत है, और जब सिटीज बना ली तो उसके बाद बोला कि ढंग से आप प्रोडक्शन करनी है, ढंग से कंजम्पशन करनी है, तो बोले ठीक है। मगर कुछ लोग होते हैं ना नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले, तो वो लगे एकदम से जानवरों की तरह प्रोडक्शन करना, जानवरों की तरह कंजम्पशन करनी, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, तो खाने लग गए। तो इतना ज्यादा खाने लग गए, इतने ज्यादा दिमाग उनका खराब हो गया कि क्लाइमेट के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। क्लाइमेट बिगड़ गया वहां का, है ना, वहां का क्लाइमेट बिगड़ गया, तो क्लाइमेट पे एक्शन लेने की जरूरत महसूस हुई। किसकी जरूरत महसूस हुई? क्लाइमेट पे एक्शन लेने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि इतना ज्यादा जानवरों की तरह काम कर रहे थे वो। जानवरों की तरह काम करने की वजह से मौसम है वो बिगड़ गया, तो हमें लगा कि अब क्लाइमेट पे एक्शन लेने की जरूरत है। तो अब जब क्लाइमेट पे एक्शन लेने की जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे करो, क्योंकि अब देखो भाई यहाँ का तो मौसम आपने खराब कर दिया ना, क्योंकि ये क्लाइमेट एक्शन लेने की जरूरत हुई, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ का तो मौसम खराब हो गया, ऐसे करते हैं अब हम नीचे चले जाते हैं ना, जमीन के नीचे चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? जमीन के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा, तो आप लाइफ बिलो वाटर चले गए, है ना, क्योंकि ऊपर का मौसम तो खराब कर दिया था। ऊपर का मौसम खराब कर दिया, तो सोचा कि चलो ऐसे करते हैं जमीन के नीचे चले जाते हैं। लेकिन वो भी वो भी चमन चौदहवीं के चांद भी आप लोगों के साथ नीचे चले गए, तो वहां पे जाके फिर से उन्होंने कचरा फैलाना शुरू कर दिया। तो आपने सोचा ये वाले चमन चौधरी भी हमारे साथ ही हैं, तो अब ये तो नीचे भी नहीं रहने देंगे, ऊपर ही चलते हैं दोबारा। तो फिर आप लाइफ ऑन लैंड दोबारा फिर से ऊपर आ गए, दोबारा फिर से धरती पे भेज दिया, क्योंकि नीचे कुछ हो नहीं रहा था, और फिर इस वजह से दोबारा फिर ऊपर आने लगे। हम नहीं सुधरेंगे, ऐसा ऐसा मान के चलो, हम नहीं सुधरेंगे। तो ये जब इतना देख रहा था ना ये इंसानों का बिहेवियर, तो फिर भगवान को गुस्सा आ गया। तो भगवान ने उनको श्राप दे दिया कि देखो चुपचाप अमन शांति के साथ रह लो, वरना ऊपर की दुनिया में बुला लूंगा। ये जो तुम कभी जमीन के नीचे जा रहे हो, कभी जमीन के ऊपर जा रहे हो ना, ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना वो बिल्कुल सही नहीं है। चुपचाप इंसानों की तरह यहाँ पे रहने लग जाओ, नहीं तो अभी तो पाताल लोक में भेजा, कल को नरक लोक में भेज दूंगा, वहां पर तुम्हारे बनेंगे पकौड़े, किसी के आलू के, किसी के गोभी के। तो इन्होंने सोचा ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, क्या बोलता है भगवान? बोलता है कि पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पीस,
जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। फिर उन्होंने भगवान को बोला कि इसके लिए तो हमें किसकी जरूरत है, पार्टनरशिप की जरूरत है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। लास्ट पार्ट दोनों जगह पे, वहां पर ग्लोबल पार्टनरशिप है, यहां पर पार्टनरशिप फॉर गोल्स है। ठीक है जी, वहां यहां पर पार्टनरशिप फॉर गोल्स की बात हो रही है। राइट, तो ये पहले इस साइड के जो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 गोल्स हैं वो याद होंगे। ठीक है जी, 11 से 17 तक के गोल्स को याद करने के लिए हम एक अलग कहानी बनाई है, छोटी सी पाताल लोक वाली, जिसमें लोगों को पाताल लोक में भेजा है और वहां से लोगों को लोग जो भी करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने काम करने की जरूरत महसूस हुई है। उसके अकॉर्डिंग हमें समझने पे लग रहा है कि हाँ यार, हम ये टारगेट्स को तो अचीव कर ही लेंगे। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? अब हम आते हैं हमारे पहले गोल्स जो शुरू हो रहा है, जो शुरू हो रहा है। अब यहां पर, वहां पर आपने जीबी से शुरू किया था, यहां पे 2 GB से शुरू करना है। मतलब वहां पर गरीबी और भूखमरी एक ही गोल के अंदर कवर हो रहा था, है ना? वहां पर गरीबी और भूखमरी एक ही गोल के अंडर कवर हो रहा था। यहां पर दो अलग अलग है। सबसे पहले पहला गोल है नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी नहीं है, और दूसरा क्या था, जीरो हंगर। जीरो हंगर, समझ रहे हो ना? वहां पर गरीबी और भूखमरी को एक ही गोल के अंदर रखा गया था, यहां पर गरीबी को अलग गोल में रखा हुआ है और जो भूखमरी है उसको अलग गोल में रखा हुआ है। क्लियर? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? दोनों को यहां पर सेपरेट कर दिया गया। यहां पर दोनों को सेपरेट कर दिया गया। अब तीसरे नंबर पर ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने पॉवर्टी को खत्म कर दिया और फिर आपने जीरो हंगर को खत्म कर दिया। जैसे ही आपकी भूखमरी खत्म हुई, तो जब आपकी भूख खत्म हो गई तो सबसे पहले आपका क्या, कौन सा सिस्टम ठीक हुआ होगा? सबसे पहले तो आपकी सेहत सही हुई होगी ना, सबसे पहले आपकी हेल्थ सही हुई होगी। तो तीसरे नंबर पे क्या है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्योंकि अब गरीबी भी नहीं है, भूखमरी भी नहीं है, तो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है जी, गरीबी और भूखमरी चली गई, तो जब से देखो पहले तो गरीबी गई और थोड़ा पैसा आया तो भूखमरी भी चली गई। जब भूखमरी चली गई तो भूख खत्म हो गई आपकी, तो आप सेहतमंद हो गए, तो मतलब अब आप अच्छे से दिख रहे हो। जब आपकी सेहत भी ठीक हो गई, अब आप लोगों के पास पैसा भी आ गया, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या सोचा कि अब सबसे पहले हमें स्कूल की जरूरत है, सबसे पहले हमें पढ़ाई की जरूरत है। तो यहां पर हमने क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया। किस पे फोकस कर रहे हैं हम? क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। स्कूल चले हम, है ना, वो वाला। तो अब जब स्कूल में गए तो वहां पर तुम्हें पढ़ाई करवानी शुरू कर दी। स्कूल में तुम्हें सबसे पहले किस चीज के बारे में बताया गया? स्कूल में तुम्हें सबसे पहले लड़के और लड़कियों को एक ही रूम पे बिठाया गया। तो इससे आप लोगों को सबसे पहले तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में नॉलेज हुई कि अच्छा यार, ये अलग अलग नहीं होता, ये बराबर ही होता है।
जेंडर इक्वालिटी। आप में से जो लोग कॉन्वेंट से पढ़ के आए होंगे, मुझे लगता है उनमें तो वो हो गए ना, जो जिनको स्कूल टाइम पे एक छोटे होते थे ना, यूकेजी केजी में, एक लड़का और एक लड़की बेंच पे बैठते थे ना, एक लड़का और एक लड़की, मतलब जब वो यूकेजी वगैरह में होते थे, ऐसे ही होता था, है ना। हमारे तो नहीं, हमारे तो टाट बिछे हुए होते थे, हमारे तो स्कूल में वो भी नहीं होते थे, ये भी नहीं होते थे, बेंच भी नहीं होते थे। सरकारी स्कूलों में ये सारी सुविधाएं नहीं होती थी, पुनिशमेंट में बिठाया जाता था। इसको पुनिशमेंट बोलते हैं, इसको पार्टी नहीं बोलते। होता है ना, अलग अलग तरीके से लोग अपना अपना सिस्टम हर स्कूल का बना रखा होता है, बट पुनिशमेंट ऐसी है। फिर तो तुम में से बहुत सारे होंगे जो ये पुनिशमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। चलो, तो ये जेंडर इक्वालिटी समझ आ गई कि हाँ, जेंडर इक्वालिटी होगी। और जेंडर इक्वालिटी होने के बाद फिर आप लड़के लड़कियों के साथ थोड़ा बातचीत करने लगे, और फिर सोचा कि चलो घूमने फिरने चलते हैं। तो घूमने फिरने गए तो क्या हुआ, प्यास लग गई, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्योंकि अब तो साथ में मिल गए हो ना। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। चलो इसको ना ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आप सपोज करो ऐसे थे कि आप क्लास में बैठे हुए हो, तो जैसे एक्चुअली क्लास में भी ये स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है। जैसे आपके स्कूल पे पता नहीं ऐसा होता था या नहीं होता था, हमारे ऐसे होता था। जैसे सपोज करो, पहली बात तो एक लड़के और एक लड़की ने बोल दिया कि मैडम मुझे पानी पीने के लिए जाना है, तो सबसे पहले बोलेंगे लड़की को कि तुम जाओ, है ना। फिर वो जाती थी, जब तक वो आती नहीं थी तब तक लड़के को नहीं भेजते थे, चाहे वो प्यास से मर जाए क्लास में। ऐसे ही होता था, है ना। जब पहले वो जाएगी, आराम से ठुमक ठुमक के जाएगी, फिर आराम से आएगी, और फिर बेचारे लड़के को भेजा जाएगा। मतलब इसमें क्या कसूर है। तो ये वही चीज है। तो यहां पर जेंडर इक्वालिटी के बाद लड़कियों को प्यास लगी, तो लड़कियां पानी पीने के लिए चली गई। और 7वें नंबर पे फिर आप बोले लड़के कि हमें भी भेजो, हमारी मांगे पूरी करो। तो फिर लड़कियां थी तो उनको देख के पानी पीने गई, और जैसे ही वापस आई तो उनको देख के उनको भी एनर्जी आ गई। तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से आप इसको याद रख सकते हो। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, है ना, एनर्जी मिल गई। उसके बाद 8वें नंबर पे फिर तुम घर में आ जाते हो। तुम घर में आ जाते हो, तो अब तुम घर पे आ गए, तुम अपनी मम्मी को बोला मम्मी अब मैं कॉलेज में लग गया हूं, अब ना मेरे को ना अच्छी जॉब मिल जाएगी, मैं डिसेंट वर्क करना शुरू कर दूंगा, जिससे हमारे देश की भी तरक्की हो जाएगी, है ना। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपने बोल दिया कि हाँ मम्मी अब तरक्की हो जाएगी। तो मम्मी के दिमाग में भी, मम्मी का खुराफाती दिमाग है, तो मम्मी बोली कि अच्छा तेरे को काम मिल गया, तो ऐसे करना, अपनी बुआ के लड़के को, अपनी मौसी के लड़की को, सबको लगवा ले काम पे। तो तुम बोलते हाँ मम्मी मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, मैं इनोवेशन करूंगा ना, तब उनको मैं रखूंगा, अभी नहीं रख सकता,
बट हाँ, मैं इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करूंगा, तब तुम्हारे खानदान को मैं इन सारी चीजों पे लगाऊंगा। तो मतलब इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मम्मी की साइड के सारे लोग बेरोजगार ही होते है ना, मम्मी की साइड के सारे लोग बेरोजगार। अब ये भी, इसमें भी बहुत किस्मत की बात होती है ना। कई बार आपके मम्मी के साइड के लोगों के साथ आपके लोग अच्छे होते हैं, और कई बार पापा के साइड के लोग ज्यादा अच्छे होते हैं ना। होता है ना ऐसा। कई बार आपकी, आपके चाचे ताए के बच्चों के साथ उतनी नहीं बनती जितनी मामा मौसी के लड़कों के बच्चों के साथ बनते हैं, है ना। होता है ना ऐसा। आपकी बॉन्डिंग किसके साथ बनती है, मम्मी के साइड वालों के साथ या फिर पापा के साइड वालों के साथ, है ना। चलो, तो ये हो गया। तो यहाँ पे जब तुमने बोला कि मुझे डिसेंट काम शुरू करना है, तो तुम्हारी मम्मी पूछती है कि ऐसे कर कि अपनी बुआ तो रहने दो, बुआ तो फिर पापा के साइड पे होगी ना, तो ऐसे करो तो अपनी मौसी के लड़के को लगवा दे। तो मम्मी मम्मी अपने बहन के बच्चे को लगवाना चाहती है, तो तुमने सोचा कि हाँ मम्मी कोई नहीं, लगवा दूंगा, मैं इंडस्ट्री इंडस्ट्री लगाऊंगा। तो जब तुम्हारी मम्मी ने तुमसे पूछा कि अच्छा इंडस्ट्री लगाओगे, बोला हाँ, फिर बोला वहां तो लड़कियां भी काम कर सकती हैं, तुमने बोला हाँ मम्मी, तुम अपनी बहन के सारे बच्चों को ले आना, उनके उनके बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके पोते पोतियां सब ले आना, सबको लगवा दूंगा। मतलब किसी तरीके की पार्शियलिटी रखनी ही नहीं है, हमें एकदम से इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर देना, सब भाई बहन ले आओ। रिड्यूस इनइक्वालिटी, सारी इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर देना मम्मी, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको नौकरी दे दूंगा, सब लोगों को नौकरी दूंगा मैं, तुम्हारा पूरा खानदान मेरी इंडस्ट्री में काम करेगा। तो अभी 1 मिनट का ब्रेक ले लो, और ये सारा रिवाइज कर लो, पढ़ लो एक बार इसको, कि एसडीजी और एमडीजी हमने दोनों याद कर ली। देखो, मैचिंग में किसी भी तरीके से आ सकते, दे कैन आस्क यू दिस इन एनी सेंस, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। विश्रुति, ओके। इन्होंने सारे गोल्स लिख के भेजे हैं, बहुत अच्छे हैं। No poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible production and consumption, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnership for the goals. बहुत अच्छे। अभी पढ़ते हैं इसको, और इसके अंदर भी पढ़ेंगे, पहले आप गोल्स याद रखो। देखो यार, क्वेश्चन आप जिस तरीके से मर्जी पूछे, तुम लोगों को गोल्स और उनके नंबर याद होगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा गोल था और उनके कौन से नंबर है, वो याद करवाना मेन पर्पस था। नहीं नहीं, ये चेंज नहीं होते। ये वाले जो हैं, ये 2015 से लेके 2030 तक के हैं, ये लेटेस्ट वाले हैं। और जिससे पहले वाले थे, ये वाले 2000 से लेके 2015 तक, 2015 तक। ठीक है जी, क्लियर हुआ। 17 वाला गोल तो वही था ना, 17 में पार्टनरशिप की ही बात हो रही थी, पार्टनरशिप फॉर गोल। अरे सारे तो बता दिए यार, अब और कितना बताऊं, मुझे एक बात बताओ, सारे गोल्स तो बता दिए। अच्छा
अच्छे से बता तो दिया सब कुछ। क्लियर है, आगे चले। अरे फाइनल में नहीं आते वो क्वेश्चन, मॉक में आते हैं, तो इस वजह से ज्यादा दिल पे मत लो। अभी फाइनल के पेपर आपको दूंगा तो वहां पे देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारे 8 गोल्स हैं जो अलग अलग 21 टारगेट्स पे काम करते हैं। 8 मिलेनियम गोल्स: इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, to improve maternal health, to combat HIV, AIDS, malaria, and other diseases, to ensure environmental sustainability, to develop a global partnership for development। तो ये 8 गोल्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने। ओके जी, राइट। अब सबसे पहले जैसे इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी है, to reduce, to have between 1990 and 2015 the proportion of people living on less than $1.25 a day। कितने रुपए जो लोग एक दिन के अंदर 1.25 डॉलर कमाते हैं, तो वो एक एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर मतलब जी रहे हैं। तो इस वजह से बोला गया था कि इन लोगों को इस एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर से बाहर निकाला जाए। जो भी लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम हंगर के अंदर जी रहे हैं, उनको इस हंगर से बाहर निकाला जाए। ठीक है जी। और दूसरा, 2015 तक हर स्कूल के बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन दे देनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? ऑल चिल्ड्रन शुड बी एबल टू कंप्लीट अ फुल कोर्स ऑन प्राइमरी एजुकेशन, गर्ल्स एंड बॉयज, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। अरे याद करने हैं तभी तो बोल रहा हूं, क्या कुछ भी नहीं, एक एक पॉइंट है यार, कोई ज्यादा बहुत दिक्कत में नहीं जाना। तो गर्ल्स और बॉयज को 2015 तक स्कूल मतलब प्राइमरी एजुकेशन मिल जानी चाहिए। हर स्कूल का बच्चा प्राइमरी एजुकेशन ले लेना चाहिए, ऐसा बोला गया। To eliminate the gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005 and all levels by 2015। जो जेंडर इक्वालिटीज हैं, मतलब जेंडर इनइक्वालिटीज हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तक 2005 तक हमें रिड्यूस कर देनी है, और ऑल ओवर 2015 तक। तो ये 2 पॉइंट हो गए कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तक हम बात करें तो हम 2005 तक, 5 तक जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको खत्म कर देंगे। और वहीं पर अगर हम हायर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें 2015 तक हम उसको अचीव कर लेंगे। राइट। अब जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को हम 2/3 हिस्से से कम कर देंगे, मतलब 67% तक कम कर देंगे। अब ये वो चीजें हैं जो आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। रिड्यूस द मोर्टेलिटी बाय 2/3 बिटवीन, मतलब 1990 में अगर 100 बच्चों की डेथ हो रही थी तो अब सिर्फ 33 बच्चों की डेथ हो रही है, मतलब उसको हमने 67% से रिड्यूस कर देना, उसको हमने 67% से रिड्यूस करना। से 67% से उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। मैटरनल हेल्थ, टू रिड्यूस बाय 3/4
बिटवीन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, और ये कितना हुआ 3/4, ये 75% की बात हो रही है। यहां पर 75% की बात हो रही है बच्चों के केस में, यहां पर 2/3 की बात हो रही है, यहां पर 3/4 की बात हो रही है। अब इतना तो आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। वहां पे 67% था और यहां पर 75% रिड्यूस करने की बात की जा रही है कि मैटरनल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को इतना कम कर दिया जाए। टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ बाय 2050, मतलब 2015 तक तो अल्टीमेट एम अचीव करना ही करना है। उससे पहले भी इसके अगर छोटे छोटे सब पार्ट्स बनाए हुए हैं जैसे 2005 2015, तो वो भी आप लोगों ने याद रखना। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, हैव halted by 2015 and has begun to reverse the spread of HIV। जैसे 2012 तक, पहले 2012 तक अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू ट्रीटमेंट ऑफ HIV एड्स, कि 2012 तक हर वो इंसान जिसको HIV एड्स की ट्रीटमेंट की जरूरत है उसको वो ट्रीटमेंट मिलेगी, और 2015 तक बाकी जो मलेरिया और अदर मेजर डिसीजेज हैं उनको रिवर्स कर दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। अब इसमें भी 2 पॉइंट बन गए, 2012 तक HIV वालों को इलाज मिलेगा और 2015 तक जो मलेरिया और अदर डिजीजेज हैं वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जैसे पोलियो होता था ना, आप लोगों को पता है, पोलियो के टीके इंजेक्शन लगते हैं 2 बूंद जिंदगी के, वो वाले, तो वो भी अब खत्म हो चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि अब कोई किसी को भी पोलियो देखने को मिलता है। अदरवाइज आज से 20-25 साल पहले देखते हो तो बहुत लोग थे जो पोलियो का शिकार हो जाते थे। तो उसी चीज को यहां पर टारगेट किया गया है कि 2012 तक हम किस चीज को अचीव करेंगे, 2012 तक इन लोगों को HIV एड्स वगैरह की जो डिजीजेस की जो ट्रीटमेंट है वो मिलेगी, और 2015 तक ये जो बाकी की बीमारियां उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अंदर कोई टारगेट नहीं है, इसके अंदर कोई टारगेट नहीं है, बस इसके अंदर ये है कि 2015 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कर देंगे, बना देंगे। मतलब हमारा इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो समझते हो ना, पहले भी बताया था। तो एम ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वही चल रहा है कि ऐसा ना हो कि हम आज तो हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं और आने वाले कल पे हम फोकस नहीं कर पा रहे। तो आज की जरूरतों को भी पूरा करना है, उसके साथ साथ आने वाले कल की जरूरतों को भी पूरा करना है। आज की जरूरतों को तो पूरा करना ही करना है, आने वाले कल की जरूरतों को भी पूरा करना है। राइट, हाँ। तो ये आप लोगों का सस्टेनेबल मिलेनियम डेवलपमेंट के गोल्स के बारे में ये मेन बात है। ग्लोबल पार्टनरशिप, अब देखो ग्लोबल पार्टनरशिप में आप लोगों को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल पार्टनरशिप में बस ये है कि इन टारगेट्स को हम अकेले अचीव नहीं कर सकते, है ना। ये जो हमारे टारगेट्स हैं इनको हम अकेले तो अचीव नहीं कर सकते कि अगर इंडिया वाला बोले कि सिर्फ हम अपना अचीव कर लेंगे या मतलब पूरे दुनिया के टारगेट्स को हम अचीव कर देंगे। तो ग्लोबल पार्टनरशिप का मतलब ये है कि सब लोग मिलजुल के ही ये सारे टारगेट्स को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। सारे लोग मिलजुल के ही इन सारे टारगेट्स को अचीव करेंगे। जितने भी लोग हैं इस दुनिया में सब लोग मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे आपस में कोऑपरेट करेंगे, कोलैब करेंगे, और फिर वो इन सारी जरूरतों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है जी, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? यस, ज्वाइंटली वी कैन अचीव एवरीथिंग। अब सबसे पहले अगर आप देखें MDG, हमें मिलेनियम डेवलपमेंट की गोल्स की जरूरत क्यों महसूस हुई? जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था
कि ये सारे गोल्स हैं वो आपकी बेसिक नीड्स पे डिपेंड करते हैं। 2000 से लेके जो 2015 तक के हमारे गोल्स थे वो सारे वो गोल्स थे जो आपकी बेसिक नीड्स को टारगेट कर रहे थे। और ये सारी नीड्स, एक नीड दूसरी नीड के साथ जाके जुड़ जाती है, मतलब दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। It was a culmination about recognizing that every individual has dignity and hence freedom, equality का right है, standard of living, freedom from hunger, freedom from violence, tolerance and solidarity। तो ये सारी चीजें थी, मतलब ये इनके बेसिक जरूरतें थी कि सब लोगों को खाना मिलना चाहिए, सब लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, लोगों के अंदर एक मोरालिटी है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये वो बेसिक जरूरतें हैं जो नॉर्मली हमें चाहिए, है ना। ये वो सारी जरूरतें हैं जो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये तो एटलीस्ट हमारे लिए होना जरूरी है। अगर ये भी नहीं होगा तो फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर इतना भी नहीं हमें मिल रहा तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, है ना। अगर इतना भी हमें नहीं मिल रहा तो इसका मतलब हम जी ही क्यों रहे हैं, वाई इवन वी आर लिविंग, हम जी ही क्यों रहे हैं अगर इतना कुछ भी हमें मिल नहीं पा रहा। अगर ये बेसिक सी जरूरतें भी हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं तो हम कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। यस, बिल्कुल आप कह सकते हो मर मर के जी रहे हो एक तरीके से। तो ये जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास एमडीजी गोल्स की बात हो रही थी। प्रिकर्सर टू एमडीजी, the Millennium Summit was the result of report signed by the General Secretary of UN। अब इस रिपोर्ट का टाइटल आप लोगों ने याद रखना है, ये वाला, ठीक है, जिस रिपोर्ट की वजह से ये शुरू हुआ था। कौन सा? वी द पीपल, द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 21st सेंचुरी। क्योंकि 2000 से प्रिकर्सर मतलब इससे पहले क्या था, मतलब कहां से इसकी शुरुआत हुई। 2000 से 21वीं शताब्दी की शुरुआत हो गई थी। तो इस वजह से फिर 100 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने 100 कंट्रीज ने अपने अपने अपनी अपनी इनपुट्स दी थी। और यहां पर एक और रिपोर्ट है, ये ऐसे ही नहीं बन गया, इसके लिए अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस हुई और उसको उन सारी जो फाइंडिंग्स थी उनको एक रिपोर्ट के अंदर लिखा गया। उस रिपोर्ट का नाम क्या था? ब्राहिमी रिपोर्ट। ये देखो कौन सी रिपोर्ट थी? ब्राहिमी रिपोर्ट। ब्राहिमी रिपोर्ट, ठीक है जी। तो ये अब ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसने अब, जैसे पहले तो वो टारगेट थे ना जो हम अचीव कर रहे थे, अब ये वो चीजें हैं जो हमने एक्चुअली में अचीव की हैं एमडीजी के अंदर। यस, अब ये वो वाली चीजें हैं जो हमने एक्चुअली में एमडीजी के अंदर अचीव की हैं। सबसे पहले तो 1 बिलियन पीपल्स, मतलब समझ रहे हो ना, 1000 मिलियन लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया। वो जो $1.53 वाला था ना, उससे बाहर लेके आ गए। कितने? 1 बिलियन, मतलब 1000 मिलियन। हैज बीन लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। 1000 मिलियन या 1 बिलियन लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया, राइट।
चाइल्ड मोर्टेलिटी हैज ड्रॉप्ड बाय मोर देन हाफ। चाइल्ड मोर्टेलिटी का टारगेट 67 रखा था, बट अचीव कितना हुआ? 50। टारगेट कितना रखा था? 2/3 रखा था ना, 2/3, बट अचीव कितना हुआ? 1/5। नॉट बैड। द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैज ड्रॉप्ड बाय 50। जो स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे, उसको भी 50% तक कम कर दिया है। मतलब अगर पहले 100 में से 50 लोग छोड़ते थे, तो अब सिर्फ 25 छोड़ रहे हैं। मतलब हमने उसको डबल है, उसको अचीव कर लिया है, 50 को अचीव कर लिया है। और जो HIV इंफेक्शन हैं, उसको भी 40% से रिड्यूस कर दिया। ये भी 4 पॉइंट है जो आप लोगों ने यहां पे याद रखने। मतलब अब 2 तरीके से हो गए ना। वो तो एम्स थे, वो गोल्स थे जो हम अचीव करने के बारे में बोल रहे थे, और ये क्या है? दीज आर द अचीवमेंट्स। अब ये बताया गया कि वो तो हमने मेन एम रखा था, अब उसमें से अचीव कितना हुआ। अब उसमें से अचीव कितना हुआ ये उसके बारे में बता रहा है। तो अचीवमेंट के ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। राइट? अचीवमेंट के पॉइंट भी याद रखने हैं, और जो टारगेट बनाए गए थे वो भी याद रखने। उसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप लोगों को याद होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले ब्रुंडलैंड कमीशन के अंदर बोला गया था, जहां पर एक रिपोर्ट आई थी, आर कॉमन फ्यूचर। आई थी या नहीं आई थी? एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट का नाम क्या था? आर कॉमन फ्यूचर, हमारा कॉमन फ्यूचर। रिपोर्ट का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। रिपोर्ट का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। तो वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई थी। और इसको फिर एप्लीकेबल किया गया था 1992 में रियो में। रियो समिट। रियो डी जेनेरियो में समिट हुई थी, जहां पर इसको क्या किया गया था? एप्लीकेबल किया गया। 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात की जाती है सोशल ग्रोथ की, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की, और सोशल इंक्लूजन की, कि सब लोग मिलजुल के, समझ रहे हो ना? पहला तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगी? पैसे की भी जरूरत है, एनवायरमेंट की भी जरूरत है, और सोसाइटी की भी जरूरत है। तो तीनों एलिमेंट्स की जरूरत है। फिर उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ रहा है, सोशल इंक्लूजन भी आ रहा है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात भी की जा रही है। तो मतलब हम इन तीनों पैरामीटर्स पे, अगर हम इन तीनों डायमेंशंस पे काम करेंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कर पा रहे हैं? अचीव कर पा रहे हैं। तो ये उसके बेसिक 3 पिलर्स हैं। दीज आर द 3 पिलर्स, जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के जो टारगेट्स हैं, जो एम्स हैं, उनको क्या कर पा रहे हैं? उनको हम अचीव कर पा रहे हैं। राइट? उसके बाद एक और 5 पीस के थ्रू भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखा जा सकता है। पीपल, प्लांट, पार्टनरशिप, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अब ये 5 पीस आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है जी? पीपल, प्लैनेट, पार्टनरशिप, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये 5 पीस हैं। पीपल कहां पे रहते हैं? प्लैनेट में। कैसे रहते हैं? पार्टनरशिप करके, पीस के साथ, जिससे प्रोस्पेरिटी आती है। सिंपल।
पीपल रहते हैं प्लैनेट पे, नहीं सीक्वेंस नहीं है, पार्टनरशिप के साथ, पीस के साथ, तो प्रोस्पेरिटी आती है। तो 5 पीस आप लोगों ने यहां पर याद रखने, 5 पीस जो आप लोगों ने याद रखने, पीपल, प्लैनेट, पार्टनरशिप, पीस, प्रोस्पेरिटी, 5 पीस। 5 पीस यहां पर आप लोगों ने याद रखना। ओके, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अब इसमें ना कुछ है अगर बताने वाला तो मैं आपको बताता हूं, अदरवाइज तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बताया था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उसको कब फॉर्म किया गया था, 1992। रियो समिट हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया, तो हम इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद ब्रूटलैंड कमीशन के बारे में भी हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको भी मैं अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये हमारा पहले हो चुका है। उसके बाद ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप छोड़ सकते हो। तो फिलहाल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में देखा जाए तो 2 ही चीजें याद रखनी है जो आप लोगों ने, एक ब्रूटलैंड कमीशन था आवर कॉमन फ्यूचर वाला, और उसके बाद जो रियो समिट है उसको तो हमने काफी डिटेल में पढ़ा। रियो समिट के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से 1992 में रियो समिट होती है और किस तरीके से हम उसको, उसके अंदर जितने भी हमारे टारगेट्स हैं उसको हम अचीव करते हैं। रियो समिट मतलब वही अर्थ समिट जिसकी बात हो रही। अर्थ समिट के बारे में हम बात की थी। इसके बारे में, अर्थ समिट के बारे में हमने बात की थी। नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये कुछ डेटा है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप दिमाग में बिठा लीजिए कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। हमें क्या लगा कि ठीक है, भगवान ने इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज दे रखे हैं, तो उसको ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, क्योंकि फ्री में अवेलेबल है ना, फ्री में मिल रहे हैं, तो जितना चाहे जैसा चाहे आप लगे हुए हो उसको क्या करने में, यूज करने में। धरती के अंदर का जो पानी है या जितने भी रिसोर्सेज हैं, समझ रहे हो ना, जिसकी वजह से 1 मिलियन स्पीसीज हैं जो इस टाइम पे एक्सटिंक्शन की स्टेज पे आ चुकी हैं, और जो मैरीन फिशरीज हैं वो भी तकरीबन 60% तक डिक्लाइन हो चुकी है। उसके बाद जो क्लाइमेट है उसमें तो चेंज हो ही रहा है, तो ये तो हम यूएनएफसीसी के अंडर पूरा डिटेल में पढ़ के आए हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस तरीके से जो ओजोन है वो डिप्लेट हो रही है, किस तरीके से एंटार्क्टिका पे ओजोन के अंदर एक छेद हो चुका है। उसके बाद आता है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। 2025 तक 2025 तक 2025 तक तकरीबन 2/3 मतलब 67% के करीब जो लोग हैं उनके पास वाटर की स्केर्सिटी आ जाएगी, जो कि ऑलरेडी आ भी चुकी है। इंडिया के अंदर भी ये देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो ना। वो बोलते हैं ना कि जिस दिन आपको खुद के लिए पानी भर के लाना पड़ेगा उस दिन आपको पानी की इंपॉर्टेंस समझ आएगी, है ना। अभी हमारे लिए तो पानी की शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हमें आराम से मिल रहा है। बट अगर आप वेस्टर्न या फिर नॉर्दर्न स्टेट्स के पास देखते हो, वहां पर जहां पर पानी की बहुत किल्लत है, अभी भी लोग अभी भी घरों के बाहर टैंकर आते हैं, वहां पर लोग पानी भरते, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइंस बनती हैं, है ना। तो वो फूड प्रोडक्शन है, उसमें भी एग्रीकल्चर है, उसको भी लगातार डिग्रेड किया जा रहा है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें जरूरत महसूस हो रही है। तो कोर डेवलपमेंट में तीनों चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये जो 3 पॉइंट थे, एक इकोनॉमिक और एक सोशल और एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का मतलब है किस तरीके से आप इन्वायरमेंट को कंजर्व करके रखते हो, हाउ यू
कंजर्व द इन्वायरमेंट, हम किस तरीके से इन्वायरमेंट को कंजर्व करके रख सकते हैं। सोशल सस्टेनेबिलिटी मतलब सोसाइटी पे लाइक लोगों का आपस में रहन सहन कैसा है, किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी है, कम्युनिटीज, कल्चर, ये सारी चीजें किसका पार्ट बनती हैं, सोशल सस्टेनेबिलिटी का। देन आता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी वही आ जाती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये सारी चीजें जो भी एक सोसाइटी को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रही हैं, उसको इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के अंदर कवर किया जा रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। अब इसके लिए ना एक कंसेप्ट आया जिसमें पुरानी और नई नॉलेज को इंटीग्रेट करने की बात की गई है, समझ रहे हो ना। इसके लिए इंडिया ने 2 मिशन NAM दैट इज नेशनल आयुष मिशन एंड TKDL दैट इज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ट्रेडिशनल और मॉडर्न चीजों को रिलेट करने की बात हो रही है, ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न। आर यू गेटिंग द पॉइंट, कि जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उसको हम रिलेट करने की, उसको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मॉडर्न के साथ, मतलब ताकि जो ट्रेडिशनल के फायदे हैं वो तो ले ही पाए, उसके साथ साथ हमारे जो मॉडर्न, हमारी आज की जो टेक्निक है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, उसका भी हम फायदा यहां पर ले पाए। सो द बेसिक आइडिया इज कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों चीजों को साथ हैंड बाय हैंड लेके चलना, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू। यहां पर आप लोगों को ये फुल फॉर्म याद रखनी है, NAM दैट इज नेशनल आयुष मिशन एंड ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL, ये आप लोगों ने यहां पर याद रखना। ओके, ग्लोबल इश्यूज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये कुछ खास नहीं है, ठीक है, इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो नॉर्मली आप देख रहे हो। देखिए जैसे सी लेवल बढ़ रहा है क्योंकि ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, डिजर्टिफिकेशन है, ड्रॉट्स आ रहे हैं, फ्लड्स और सॉइल इरोजन हो रही है, ठीक है। तो ये सब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सारी चीजें एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब मैन मेड है। हम लोग इसका सबसे बड़ा रीजन है, हम लोग इसका सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि लोग पेड़ काट के उनकी जगह पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसका पार्ट बनती हैं, ठीक है जी। चलो बाकी थोड़ा सा रह गया, उसको कल कंटिन्यू करेंगे, और कल नहीं मतलब मंडे को करेंगे कंटिन्यू। कल और परसों पेपर 1 की क्लास नहीं होगी, पेपर 2 की क्लासेस होंगी, जो हमारे कुछ पेंडिंग पोर्शन था बैंकिंग वगैरह का, एक बैंकिंग का और एक FM का, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी ये खत्म नहीं हुई यूनिट, ये लंबी चलेगी अभी, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए अगला पूरा वीक भी यही यूनिट चलेगी, क्योंकि मैं इस यूनिट को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूं, ताकि जितना पढ़ाऊं उतना समझ आ जाए। ऐसा ना हो कि मैं 2-2 घंटे पढ़ाता रहूं और उसमें समझ आपको ना आए। इससे अच्छा है कि हम 1.5 घंटे की क्लास रखें, बट उसमें जितना पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज द ओनली आइडिया जो है इस यूनिट को लेके। लर्न भी होना चाहिए, ठीक है, लर्न होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। हाँ, लर्न भी हो जाए वो ज्यादा जरूरी है, बाकी हम करते रहेंगे आप आके और भी चीजें इसी से रिलेटेड। PYQ भी शुरू करते हैं अभी जल्दी, फिर देखते हैं आगे क्या करना है, कैसे करना है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, JRF जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।